प्रिय साथियों नमस्कार। बैंक इंटरनल प्रमोशन एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के तहत आज हम लोग क्लास नंबर 4 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कॉइन बिलो व्हिच डिनोमिनेशन आर नॉट इन सर्कुलेशन इन इंडिया। इसका जो आंसर होगा, जो कॉइन बिलो व्हिच डिनोमिनेशन आर नॉट इन सर्कुलेशन इन इंडिया अभी है ये 50 पैसे, मतलब 50 पैसे से नीचे का अमाउंट कॉइन इंडिया में सर्कुलेशन में नहीं है। इसमें पहले जो है ये 25 पैसे हुआ करते थे। इसमें कब? जब जून 30 2011 को इसको 25 पैसे को हटा दिया गया था इसमें। ठीक है, अब ये है जो 50 पैसे मिनिमम है, मतलब मिनिमम नहीं, मतलब बिलो है इसमें। इससे नीचे की कॉइन इंडिया में सर्कुलेशन में नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमा रिप्लेस्ड फेरा 1972 विथ इफेक्ट फ्रॉम। इसमें डेट पूछा जा रहा है कि फेमा रिप्लेस्ड फेरा 1973, जो फेरा 1973 को है उसको फेमा द्वारा रिप्लेस किया गया था। किस डेट से? इसमें इसका जो डेट है वो 1/6/2000 को ये रिप्लेस किया गया था। फेमा ऑलरेडी आप लोग को वाकिफ है। इसमें फेमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फॉर्मुलेट एक्ट किया गया। इसमें फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट लाई थी, जिसमें मेन इसका जो था इसमें ऑब्जेक्टिव वो एक्सटर्नल पेमेंट और अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड से इन इंडिया को बढ़ावा देना था इसमें। ठीक है, और फेरा जो है इसमें था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फेमा कब इफेक्ट पे आया था, तो ये 1/6/2000 में इफेक्ट से आया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। X want to lodge an application under RTI Right to Information Act. How much fee to pay? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो अमाउंट होते हैं वो 10 रुपए होते हैं इसमें, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अमाउंट होगा फी का वो 10 रुपये होंगे। लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट बीपीएल है, कहने का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन का है, तो उसके लिए अमाउंट पेमेंट नहीं करने होंगे इसमें, मतलब फी का कोई पेमेंट नहीं होता है इसमें, उसको बीपीएल का प्रूफ देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following shown in balance sheet as a part of notes and accounts? अच्छा ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्या कि पार्ट नोट्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में क्या चीज लिखा जाता है? टर्म लोन जो होता है फर्म के बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड में होंगे इसमें। डिफर्ड पेमेंट गारंटी, हाँ ये डिफर्ड पेमेंट गारंटी जो है इसमें ये इसमें होंगे, इसमें बैलेंस शीट के फुटर में होंगे इसमें, सॉरी नोट्स एंड अकाउंट्स में लिखे हुए होंगे इसमें। ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी साइड में होंगे, जो फर्म का होगा वो लायबिलिटी के साइड में होगा इसमें। डिफर्ड पेमेंट गारंटी ही है जिसको कि नोट्स और अकाउंट्स में मेंशन किया जाता है इसमें। डिफर्ड पेमेंट गारंटी ऑलरेडी आप लोग को वाकिफ है कि कोई कस्टमर या परचेजर जो गुड्स या मशीनरी सेलर से जब परचेज करता है तो सेलर उसे क्रेडिट, कुछ दिनों का क्रेडिट ऑफर करता है इसमें, और बायर उसे बैंक गारंटी इशू करता है कि उसका जो इंस्टॉलमेंट है उसे हम पेमेंट कर देंगे इसमें। वही हुआ डिफर्ड पेमेंट गारंटी। नेक्स्ट है अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मतलब SCSS, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट? बिल्कुल है, इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होते हैं वो 15 लाख रुपया होते हैं इसमें। SCSS में जो मैक्सिमम अमाउंट होते हैं वो 15 लाख होते हैं इसमें। इसमें फ्रेंड्स एक चीज ध्यान देने की बात है, जो इसका जो डिपॉजिट होगा वो 1 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन कैश में भी डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें, लेकिन 1 लाख से ऊपर जैसे डिपॉजिट होगा उसमें तो उसे चेक के फॉर्म में या डीडी के फॉर्म में जमा करने होंगे। नेक्स्ट है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। यूपीआई ट्रांजैक्शन का लिमिट क्या है इसमें? एज पर एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का लिमिट है वो 1 लाख रुपया है इसमें। 1 लाख क्या? 1 लाख पर डे, पर डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
As per RBI direction, responsibility of regulated entity employee recovery agents, ठीक है, such recovery agent cannot call borrower before, कितने बजे से पहले कॉल नहीं कर सकते और कितने बजे के बाद रिकवरी एजेंट कॉल नहीं कर सकता है, जो कि आरबीआई का नॉर्म्स है। बिल्कुल 8 AM मतलब सुबह के 8 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकता है बोरोवर को इसमें रिकवरी के लिए इसमें, और शाम को 7 PM के बाद कॉल नहीं कर सकता है। ये एज पर आरबीआई डायरेक्शन है इसमें। लेकिन आप लोग को भी पता है कि रिकवरी को लेके कितना ही प्रेशर है, तो इसलिए ये हम लोग के लिए नहीं होता है। जब हम फ्री होते हैं या जब भी मुझे लगता है बिल्कुल कस्टमर को फोन करते हैं इसमें, लेकिन जो रूल्स है वो कहता है कि सुबह के 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद कॉल नहीं करना है। लैंड होल्डिंग कैन बी मैक्सिमम इन केस ऑफ मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर के केस में जो लैंड होल्डिंग होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? मार्जिनल फार्मर MF के केस में जो लैंड होल्डिंग होगा वो अप टू 1 हेक्टेयर होगा इसमें, ठीक है। दूसरा फार्मर होता है स्मॉल फार्मर। इस केस में जो लैंड होल्डिंग होगा वो मोर देन 1 हेक्टेयर, और लेकिन अप टू क्या, मोर देन 1 हेक्टेयर, लेकिन अप टू 2 हेक्टेयर होंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है मार्जिनल फार्मर, तो इसका जो आंसर होगा वो अप टू 1 हेक्टेयर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस कितने सालों से पूछे जाते हैं इसमें, और ये काफी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन होते हैं जो कि खासकर बैंक प्रमोशनल एग्जाम में। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन FDR of 3 to 5 year under FCNRB। एक ये वर्ड आया है FCNRB। FCNR मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बी, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बी। ये क्या होता है इसमें? बेसिकली ये टर्म डिपॉजिट होता है जिसका कि स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी डेट होता है इसमें। यह जो टर्म डिपॉजिट होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है इसमें। मेन बेनिफिट जो FCNR का है, मेन बेनिफिट जो FCNRB का है इसमें, वो है क्या कि इसका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है इसमें, ठीक है। अब सवाल उठता है कि FCNRB है तो FCNRA भी होगा इसमें। बिल्कुल FCNRA पहले था जो कि इसको रिप्लेस FCNRB द्वारा किया गया था। मतलब आज के डेट में FCNRA नहीं है, FCNRB है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे थे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, ये बैंक पे फ्री है इसमें, बैंक के अकॉर्डिंग ये अपना इसका रेट बैंक डिसाइड कर सकता है इसमें, ठीक है। इसका कोई अपना रेट नहीं होता है, इसके लिए रेट बैंक फ्री है कि रेट अपना उसे अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है LC रिक्वायर्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड टू बी ओपन टू कवर वेयर हाउस। ध्यान रखें वेयर हाउस सिंपली है स्टोरेज ऑफ द गुड्स बिफोर सेल। LC बेसिकली आप लोग को पता है कि LC गारंटी क्या होता है? जब बैंक एक्सपोर्टर को मतलब जो कोई एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर से जब कोई सामान परचेज करता है इसमें, ठीक है, तो इंपोर्टर जो है इसमें वो गारंटी को, जब कोई एक्सपोर्टर जो है इस सामान को एक्सपोर्ट करता है तो इंपोर्टर जो है उसको पेमेंट को टाइम पर देना होता है और करेक्ट अमाउंट में देना होता है। इसकी जो गारंटी है वो बैंक द्वारा LC के फॉर्म में ली जाती है इसमें 2 क्लॉज होंगे, एक तो रेड क्लॉज होंगे इसमें और दूसरा ग्रीन क्लॉज होंगे इसमें। वेरी सिंपल है, जहां भी रेड क्लॉज की बात हो गई तो वहां वो इंडिकेट करेगा परचेजिंग, मतलब कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ऑफ गुड्स, इसको इंडिकेट करेगा इसमें। और जहां ग्रीन क्लॉज की बात होगी, सिंपल है, वहां पे वेयर हाउस मतलब शिपमेंट वेयर हाउस, पोर्ट ऑफ ओरिजिन एंड इंश्योरेंस की बात होगी इसमें। चूंकि इसमें बात वेयर हाउस की हो रही है तो LC जो इसमें रिक्वायर्ड होगा वो ग्रीन क्लॉज LC होगा उसमें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा रिकॉर्ड क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।